इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के तीन स्तंभ अलग अलग होते हैं, यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। न्यायपालिका को तटस्थ रखा गया है, सरकार का दबाव न रहे, सरकार के प्रभाव में न निर्णय ले, इसलिए न्यायपालिका को अलग रखा गया है। वो लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। लेकिन आज की खबर पर आप क्या कहेंगे कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की एक प्रदेश की प्रवक्ता अब जज बनने के लिए रिकमेंडेड कर दी गई है। जी हां, फिर से समझिए, महाराष्ट्र प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पैनल की प्रवक्ता आरती अरुण साठे को रिकमेंड किया गया है, संस्तुति की गई है कि वो महाराष्ट्र हाई कोर्ट में जज बन जाएं। पेशे से वकील, 20 साल का अनुभव, सब कुछ अच्छा, लेकिन पिछले दिनों वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बनकर के टेलीविजन चैनल पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हुए सुनाई दे रही थी। देखिए ये वीडियो। Your government along with the Shinde Sena is in power. Law and order is under you. People will ask, how is this happening in your state? ये जो महिला बोल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रही है और प्रवक्ता की हैसियत से टीवी पर बोल रही है। और अब ये महिला प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे चुकी, अब जज बन जाए और अगर नियुक्ति फाइनल हो गई तो जज बन करके निष्पक्ष निर्णय लेंगी, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में नहीं रहेंगी और कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेंगी जिससे उनकी तटस्थता पर, निष्पक्षता पर कोई उंगली भी उठा पाए। भारतीय लोकतंत्र के नए अध्याय में आपका स्वागत है। मैं नया अध्याय क्यों कह रहा हूं, और आपको भी लगेगा कि ये कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन हां, नई बात इस तरह से है कि अब तक हमने ये देखा कि अमुक जज रिटायर होने के बाद कोई सांसदी का चुनाव लड़कर के संसद पहुंच गया, कोई इस्तीफा देकर के बीजेपी ज्वाइन कर लिया, कोई मन मुताबिक फैसला देकर सत्ता के सहयोग से राज्यसभा की शपथ लेके चला गया, कोई राज्यपाल बन गया, तो कोई बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। लेकिन कोई बीजेपी का प्रवक्ता रहने के बाद वो इस्तीफा दे और जज बन जाए, ये नया अध्याय है। और ये नया अध्याय उन दिनों में लिखा जा रहा है जिन दिनों में देश की लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी करने वाले जज की फोटो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बीच में फोटो आती हो और टिप्पणी ऐसी हो जिसे अगर नाम हटा दिया जाए कि यह महामहिम जज की टिप्पणी है, तो आपको फर्क करना मुश्किल हो जाएगा कि कोई आरएसएस का नेता बोल रहा है या बीजेपी के नेता की टिप्पणी है। ये जज की टिप्पणी लगती नहीं कि आप बोल नहीं सकते सोशल मीडिया पर, ऐसा लगता है कि आप देशभक्त हैं ही नहीं। इसीलिए प्रियंका गांधी ने जो कहा वो मुझे अच्छा लगा कि भाई जज हो, लेकिन माफ करना, नेताओं को यह मत सिखाओ आप कि वो सच्चे भारतीय कैसे बनेंगे। सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन, ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। अब इसका मतलब ये कि ऐसे वक्त में यह सब कुछ हो रहा है, कितना लोकतंत्र महफूज होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज के घर नोटों की गड्ढे मिल जाए, जल जाए, आज तक वो जेल में नहीं है, आज तक पता नहीं चला वो नोटों की गड्डी किसकी थी। जस्टिस वर्मा के घर पर जो मिली, किसका पैसा था, जस्टिस वर्मा का था या कोई और रखवा गया था, कौन किसको फंसा रहा था, पता ही नहीं। लेकिन उनके ऊपर महाभियोग चले कि न चले, पहले लोकसभा में चले कि पहले राज्यसभा में चले, उपराष्ट्रपति की छुट्टी हो गई, जिसके पीछे एक वजह यह भी बताई जाती है। हालांकि इसके पीछे एक वजह यह भी बताई जाती है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम, आरएसएस की शाखा में दीक्षित शेखर यादव, उनको भी कई सांसद कह रहे थे कि महाभियोग इस पर भी लगाओ, क्योंकि जज होकर के शेखर यादव ने भी जो टिप्पणी की, अगर नाम हटा दो कि जज बोल रहा है, तो आपको लगेगा कि आरएसएस की शाखा में दीक्षित कोई घोर मुसलमान विरोधी, हिंदूवादी, हिंदू राष्ट्र बनाने वाला, कोई सेकंड या थर्ड लाइन का
अदना सा कोई नेता बोल रहा है, या बीजेपी का कोई हेमंत बिस्व शर्मा या योगी आदित्यनाथ बोल रहा है, क्योंकि भाषण के शब्द, शैली और मानसिकता तीनों शेखर यादव की वही थी जो योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्व शर्मा, आरएसएस, बीजेपी से मेल खाती। तो कई लोग कह रहे थे भाई उसको भी महाभियोग चलाओ, जजों की हालत क्या हो गई, और उसमें निपट गए उपराष्ट्रपति, बेचारे बीमारी का बहाना बन करके गए। एक सवाल पूछूं आपसे, भाजपा का एक भी नेता बीमार उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति महामहिम से मिलने क्यों नहीं गया? उनके हालचाल लेने प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए? बेचारे बीमार इतने थे कि काम नहीं कर पा रहे थे, इस्तीफा दे दिया, कोई भाजपाई मिलने नहीं गया। इसका मतलब खेल कुछ और है ना, आप भी समझ रहे हैं। लोकतंत्र का मजा लीजिए, यही लोकतंत्र है। अब जरा उन जजों को देख लीजिए जो रिटायर होने के बाद बीजेपी ज्वाइन करते चले गए। पहले मान्यवर हैं वाई.आर. मीणा, जो गुजरात हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में काम कर चुके थे। 30 जून 2008 को रिटायर होने के बाद अक्टूबर 2008 को बीजेपी में शामिल हो गए। दूसरे का नाम है रोहित आर्या, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज। 4 अप्रैल 2024 को रिटायर हुए, लगभग 3 महीने बाद यानी जुलाई 2024 को बीजेपी में शामिल हो गए। तीसरे सज्जन का चेहरा गौर से देखिए, अभिजीत गंगोपाध्याय, कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस। मार्च 2024 में रिटायरमेंट के पहले इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल होने घोषणा की। बाद में बीजेपी से टिकट मिला, लोकसभा चुनाव लड़ा और अब बीजेपी के सांसद बनकर के, कोलकाता के पूर्व जज हाई कोर्ट के, अब बीजेपी की पार्टी में सांसद बन करके मोदी मोदी के नारे लगाते हैं जब मोदी जी आते हैं या जब मोदी जी जाते हैं। क्योंकि भाषण तो उसके बाद उन्होंने तब दिया जब इतना विवादित बयान ममता बनर्जी जी, जो कि कोलकाता में चुनी हुई जनता की मुख्यमंत्री, एक जज ने वो बयान दिया था जो फिर से योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्व शर्मा को टक्कर देता है। अब जज साहब एमपी बन गए, बीजेपी ज्वाइन कर लिया, बीजेपी के साथ बैठे हुए। कुछ और टिप्पणियां ऐसी रही हैं जजों की जो बीजेपी, आरएसएस और उनके लोगों के ऊपर संदेह पैदा करती हैं। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ कहा था कि जजों के रिटायर होते ही तुरंत सरकारी या राजनीतिक भूमिका में शामिल होना न्यायिक स्वतंत्रता और नैतिक दृष्टिकोण से गहरा सवाल उठाता है। केरल हाई कोर्ट के जज जस्टिस पी.एन. रविंद्रन, जो 12 सितंबर 2007 से लेकर के 28 मई 2018 तक केरल हाई कोर्ट के जज थे, वो मार्च 2021 में बीजेपी में शामिल हुए। हालांकि उन्होंने कोई सांसद या विधायी पद नहीं लिया, फिर भी वे सक्रिय पदाधिकारी बने रहे। ये तमाम वो लोग थे जो जज रहने के बाद भी निष्पक्ष निर्णय करते रहे होंगे। एक भी निर्णय विपक्ष के खिलाफ नहीं किया होगा, एक भी निर्णय बीजेपी और आरएसएस के पक्ष में नहीं किया होगा, यही मानना है आपको? भले ही इन लोगों ने जज होने के बाद सीधे बीजेपी ज्वाइन की, सीधे कोई चुनाव लड़ गया, कोई मेंबर बन गया, कोई बीजेपी में मोदी जी का गुणगान करते नहीं थक रहा। एक से एक जज है, फिर भी तटस्थ हैं, निष्पक्ष हैं, महान हैं, मैं यही कहूंगा। वरना कंडेम्ड आप कोर्ट लगा देंगे कि भाई जज साहब के ऊपर आप टिप्पणी करके वीडियो बना रहे। आप वीडियो बना सकते हैं जज साहब के खिलाफ। इसलिए मैं साफ कह रहा हूं, जब तक ये लोग बीजेपी ज्वाइन नहीं किए थे, ये महान थे, महान जज बन करके न्याय दे रहे थे। बाद में बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो देश को क्या दे रहे हैं वो निर्णय आप लीजिए। इसीलिए मुझे जस्टिस गवई का वो बयान याद आता है जो साफ तौर पर इस तरफ इशारा करता था कि भाई बाद में अगर तुरंत कुछ मिलेगा तो ये रिटायर होने के बाद जो पद मिलने वाला है, क्या वो रिटायर होने के पहले के निर्णयों पर असर नहीं करता होगा? रंजन गोगोई जैसे महान जज आपको याद हैं कि नहीं याद? आपको जस्टिस चंद्रचूड़ याद हैं कि नहीं याद है? ईश्वर को याद करके तब राम मंदिर का फैसला करने गए थे। उसके बाद गणेश जी की पूजा करने प्रधानमंत्री खुद चले गए उनके घर। फिर भी प्रधानमंत्री जी का कोई दबाव जस्टिस चंद्रचूड़ पर कभी नहीं रहा होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ईश्वर का नाम लेकर फैसला करते रहे, जिसमें हिंदू मुसलमान दो पक्ष लड़ रहे थे, उस पर फैसला करने गए तो ईश्वर का नाम लेकर के गए। 4 जजों ने लोकतंत्र को खतरे में बताकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्हीं में से एक जज राम मंदिर फैसले में शामिल होता है, बाद में राज्यसभा का सदस्य बन जाता है बीजेपी के सहयोग से। फिर भी महान, निष्पक्ष और तटस्थ है।
मैं उस पर कुछ भी नहीं कहूंगा। कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा तो वकील नहीं मिलेगा भाई। इसलिए मैं जस्टिस चंद्रचूड़ को भी महान जज कह रहा हूं। मोदी जी आ गए भाई, मोदी जी दिल के इतने पवित्र और साफ आदमी। एक जज की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो मोदी जी की तारीफ करते नहीं थक रहा है। हर जज को ऐसा ही होना चाहिए। बेला त्रिवेदी याद है आपको, जिनके बारे में कई जजों ने अंदरूनी तरह से यह खबर चलाई, कई मीडिया के लोग, कई तरह की खबरें आई कि विपक्ष के सारे फैसले उन्हीं के जज उन्हीं के बेंच में ट्रांसफर कर देते थे। याद है आपको, जब 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी उन्होंने कहा था कि चुनिंदा जजों के पास चुनिंदा केस भेजे जाते हैं और ताकि निर्णय प्रभावित किया जा सके। अब जिस जज ने राहुल गांधी के ऊपर नसीहत देते हुए टिप्पणी की, उसका अपना रिकॉर्ड कितना गजब का है ये तो आपको मैं बता ही चुका। कुछ और मामले सुनते जाइए ताकि आपको निर्णय लेने में आसानी हो जाए कि बीजेपी का प्रवक्ता अगर जज बनने जा रहा है तो क्या गलत कर रहा है। उसके पहले के लोगों को हालत देख लीजिए। पहला देखिए, अगस्त 2018 में स्वीकृति के दौरान जस्टिस M.R. शाह सुप्रीम कोर्ट के थे जज और पहले वो पटना हाई कोर्ट के जज रहे। उन्होंने 2018 के अगस्त महीने में कहा कि मोदी इज अ मॉडल, ही इज अ हीरो। फरवरी 2021 में गुजरात हाई कोर्ट की स्वर्ण जयंती में कहा, आवर मोस्ट पॉपुलर, लव्ड, वाइब्रेंट एंड विजनरी लीडर एंड मोस्ट लव्ड प्राइम मिनिस्टर। उसे एससी बार एसोसिएशन और न्यायपालिका में आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने बाद में अफर्म किया कि उनकी टिप्पणियों ने न्यायिक निष्पक्षता को प्रभावित नहीं किया। यानी एक जज प्रधानमंत्री जी को क्या क्या नहीं कह रहा है, फिर भी जब वो जज की कुर्सी पर बैठता है तो न प्रधानमंत्री जी का दबाव उसके ऊपर होता है, न आरएसएस बीजेपी का दबाव होता है। वो निष्पक्ष निर्णय करता है और जहां प्रधानमंत्री, बीजेपी, आरएसएस गलत होते हैं, कड़ा फैसला लिया होगा। यकीन हुआ आपको? अब नहीं हुआ तो आपकी किस्मत। अगला सैंपल देखिए, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रहे। 22 फरवरी 2020 को इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस में वोट ऑफ थैंक्स देते हुए टिप्पणी करते हैं कि वी थैंक द वर्सटाइल जेन्युइस हु थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली, श्री नरेंद्र मोदी। प्रातः स्मरणीय, नित्य वंदनीय, कण कण में जिसका वास, जो नॉन बायोलॉजिकल हो, यही सब कहना बाकी हो गया था जज महोदय से। लेकिन फिर भी वो निष्पक्ष हैं, तटस्थ हैं, न्याय की मूर्ति हैं। मैं यही कहूंगा, आपको जो कहना है कहते रहिए और इस फोटो को याद करके देखते रहिए कि लोकतंत्र में पूरा एनडीए कुनबा एक व्यक्ति को माला पहनाते हुए व्यक्ति केंद्रित होकर के लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है। इतना मजबूत कर रहा है कि दुनिया में कोई देश इसके सामने टिक ही नहीं सकता। इसलिए अब आप नए भारत में प्रवेश कर चुके हैं और नए भारत में इस तरह के दृश्य आते रहेंगे। प्रोफेसर, वकील, जज, ब्यूरोक्रेट और कोई भी व्यक्ति बीजेपी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने के पहले वो कितना बायस्ड रहा होगा आप नहीं तय कर सकते। कोर्ट को लेकर के तो एक बड़ा सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि भाई पिछले 10-11 साल में दलित, पिछड़े, आदिवासी जजों की स्थिति क्या है, कितनी वैकेंट पोस्ट हैं, कितनी खाली, कितनी भरी गई और उनसे जुड़े कितने मामलों पर कितने विचाराधीन कैदी जेल में बंद हैं और न्यायमूर्ति क्या क्या कर रहे हैं। इस पर तो देश में चर्चा ही नहीं हो सकती। गरीब हो, कमजोर हो, न्याय कहां मिलेगा, खुद फैसला कर लो भाई। इस देश ने एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है। स्वागत करिए इस नए देश का जिसमें अब पॉलिटिकल पार्टी का, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस का और जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और तमाम तरह की संस्थाओं में अब कोई भेद नहीं रहा। बूंद समाई समुद्र में सोकत हेरी जाए, एक तत्व सब में व्याप्त है, वही ब्रह्म सब में है। सब एक हैं, कोई अलग नहीं है और सब मिल करके इस देश को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। बधाई दीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस को कि उन्होंने सबको मिलाकर एक कर दिया है। और अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया भारत जब बन रहा है तो उसको मैं अपडेट देता रहूं। निर्णय आपका है, आपको किस भारत में रहना है। इसलिए बेल आइकॉन दबाइएगा
कि अगली वीडियो की सूचना मिले, ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसी तमाम नए भारत की कहानियों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।